नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आपका 11 से 12 फरवरी के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। संडे को हमारा ऑफ रहता है करंट अफेयर्स का, जो खूब कुछ खबरें रहती हैं वो हम मंडे को उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा खबरें नहीं रहती, बहुत मुश्किल के बाद 3 से 4 खबरें निकलती हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। हमेशा की तरह आज का जो विचार है वो अरस्तू का लिया हुआ है। गुणवत्ता कोई आकस्मिक कार्य नहीं है, यह एक आदत है। हम किसी भी कार्य को करते हैं जब हम उसको इतना ज़्यादा अभ्यास करते हैं उसमें कि हमारे अंदर स्वयं एक हम उस कार्य में पारंगत हो जाते हैं, और वह हमारे अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये इस कार्य में बहुत क्या है, पारंगत है, या गुणवत्ता उसके अंदर स्वयं आ जाती है। आप उस पर विशेषज्ञ हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस पर इतना अभ्यास करिए कि वह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाए, और जिस दिन वो आदत आपकी बनती जाएगी तो आप उसमें और सुधार करते जाएंगे और एक दिन आप उस पर एक अच्छे गुणी व्यक्ति बन जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान को अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सम्मान हमारे देश के एक संस्थान को दिया गया है, और ये संस्थान जो कार्य करता है स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है, और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के जो एक संस्थान है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में निमहंस कहते हैं, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इसको ये दिया गया है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी नेल्सन मंडेला पुरस्कार की, वर्ष 2019 में हुई थी। और ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं विशेषकर स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, संस्थान हो, सरकारी या गैर सरकारी संगठन हो, NGO हो, उनको दिया जाता है। बात करी जाए यहाँ पर निमहंस की, तो निमहंस जो है मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करने वाला हमारा एक शैक्षणिक संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इसको शुरुआत जो हुई थी एक पागल खाने के रूप में हुई थी। बाद में इसका नाम बदल करके 1925 में, जो उस समय की मैसूर सरकार थी, उसने मानसिक अस्पताल कर दिया था। बाद में क्या हुआ कि 1954 में जब हमारा देश आजाद हो चुका था, तो 1954 में इसका अस्पताल का अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्थापना की गई, और 1974 में इसमें मिला दिया गया। इस प्रकार से हमारे देश में एक स्वायत्त राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। फिर 1994 में इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। फिर 2012 में संसद ने एक अधिनियम लाया जिसके द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में क्या किया, नामित किया। वर्तमान में ये संस्था हेल्थ के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिसके लिए इसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक फंड जारी किया गया है। दो हमारे देश और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या हुआ, MOU साइन हुआ है। वो किसके बीच हुआ है? ADB के बीच हुआ है। यानी ADB जो बार बार हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से लगे हुए क्षेत्रों में बाढ़ आती है, उस पर वो कार्य करेगा। उसके लिए $200 मिलियन का अनुबंध हुआ है, और लगभग 650 किलोमीटर इस प्रवाह पे अलग अलग गतिविधियां की जाएंगी। उससे लगे हुए क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा, उनके नदी के कटाव के लिए कार्य किए जाएंगे। तो यह परियोजना जो होगी, बाढ़ और नदी के कटाव में जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं, वहां पे जो समुदाय या जो जगह प्रभावित होती हैं, उन पर कार्य करेगा। बात करी जाए ब्रह्मपुत्र नदी की, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं किसके साथ हुए, तो ADB का याद रखना। कई बार हम लोग ज्यादातर जो हम कंफ्यूज होते हैं वो वर्ल्ड बैंक को लेकर के होते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करी जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है, और ये दक्षिणी पश्चिमी जो तिब्बत के जो मापप झील है वहां से दक्षिण पूर्व में है, वहां से निकलती है। इसको अलग अलग हिस्से में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नदी का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको आमतौर पे तांगस्पो नाम से जाना जाता है, और ये चीनी नाम यारलुंग जंगबो के है, ठीक है। स्थानीय में इसको तिब्बती नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश के साथ ये नदी अपनी भाव शेयर करती है। वर्तमान में यदि भारत के राज्यों की बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर के गुजरती है। इसकी ये सहायक नदियां हैं, जो कि इसकी काफी सारी हैं। आप यहाँ पे देख लेंगे, कुछ देशांग आपको याद रखना है, कुल्सी, कृष्णाई याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस पे लगे हुए यदि कुछ विशेष बात करी जाए तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, अक्सर इस नदी के कारण डूब क्षेत्र में आ जाता है। साथ ही में मजुली द्वीप है असम में, अभी खबरों में भी था, हमने पिछले दिनों इसके बारे में करंट अफेयर्स में पढ़ा था, राहुल गांधी की वहां पे यात्रा थी।
और काफी पुराना जो मठ है वहां पर उन्होंने यात्रा की हुई थी। एडीबी की बात करी जाए तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, एशियाई विकास बैंक के नाम से। ये कुछ विशेष क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है। वर्तमान में 68 सदस्य हैं इसकी जो मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ऋण अनुदान और जो टेक्निकल सहायता होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। मात्सुक अस्कावा इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ताकेशी वतनबे एडीबी के पहले अध्यक्ष रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बात करें तो हम आपसे पूछेंगे कि ट्राइफेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप अपना सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस में देखेंगे तो जो जनजातियों का 10वां चैप्टर ऐड हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जनजाति शोध संस्थान या कोई भी उससे जुड़े हुए संस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइफेड उसी का एक पार्ट है, ये ध्यान में रखना है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने अभी क्या किया है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया है, जो कि आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस आदि महोत्सव में जो हमारे जनजातियां होती हैं सभी लोग सम्मिलित होते हैं। उनके खान पान रहन सहन उनकी जो संस्कृति होती है, पूरे देश की जो आदिवासी जनजाति यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपनी अपनी संस्कृति को लेकर के वहाँ पे इकट्ठा होती है और सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं। बहुत सारे स्टॉल लगते हैं हर प्रकार के उत्पाद, और इससे एक बढ़ावा भी मिलता है, एक दूसरे को जानने का मिलता है, साथ में रोजगार डेवलप होते हैं और जनजातियां भी हमारी क्या होती हैं धीरे धीरे समाज के साथ और नई चीजें सीखती हैं। तो ट्राइफेड की बात करी जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संस्था के रूप में हुई थी। बाद में इसको भारतीय जनजाति सहकारी विपणन महासंघ यानी ट्राइफेड के साथ इसको बना दिया गया। मंत्रालय की बात करी जाए तो उस समय जब हुई थी कल्याण मंत्रालय था, उसके नियंत्रण में थी। बाद में इसको जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत क्या कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया, उसमें विलय कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है जो हमारे जनजाति लोग हैं उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना, ये ट्राइफेड का उद्देश्य है। इसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी है जो कि कहाँ पर है, बादल भोई के नाम से छिंदवाड़ा में है। बात करी जाए जनजाति उत्पादों का विपणन, इनका जो उनसे आजीविका पर वो निर्भर होते हैं उसके लिए अलग अलग योजनाएं बनाती है। उनकी आय के स्रोत किस प्रकार से डेवलप हो इन चीजों पर कार्य करती है। उनके लिए अलग अलग प्रकार की विज्ञान से जुड़ी हुई कार्य करती है। कार्यालय की बात करी जाए तो इसका जो कार्यालय है वर्तमान में नई दिल्ली में है। इसके 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का एक नेटवर्क है जिनमें से एक मध्य प्रदेश में भी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। फरवरी 2024 में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउजोक में आइस पैलेस में एक पट्टिका लगा करके सम्मानित किया गया है? तो ये किसी और को नहीं किया गया है, नीरज चोपड़ा को किया गया है। नीरज चोपड़ा आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। इनको जंगफ्राउजोक के आइस पैलेस में एक पट्टिका के साथ सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ भाला फेंक ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप है और जंगफ्राउजोक को यूरोप का शिखर भी कहा जाता है। इसके अलावा वहां पे फेडरर और मैकल राय के क्लब में वो सम्मिलित होने वाले देश के एक खिलाड़ी हैं, क्योंकि वहां पर पहले से ही रोजर फेडरर और गोल्फर जो है एरी मैकलरा, इनकी भी वहां पर क्या कहते हैं पट्टिका लगी हुई है। इसी प्रकार से आइस पैलेस में नीरज चोपड़ा की भी एक पट्टिका लगाई जाएगी। उपलब्धियों की बात करें तो अंडर 20 चैंपियनशिप 2016 से लगातार ये जीत रहे हैं। 2018 में भी इन्होंने सेंटवेल एथलेटिक्स जीता है। इसके अलावा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2022 के डायमंड लीग में इन्होंने जोरिक में नीरज ने यह लीग पूरी की पूरी जीती थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बुडापेस्ट में उन्होंने पहला स्थान पाया था, स्वर्ण पदक जीता था। और इस प्रकार से टोक्यो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में एक ही समय में स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व के ये दूसरे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इनको जो सम्मानों की बात करी जाए तो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, गणतंत्र दिवस सम्मान मिल चुका है, विशिष्ट सेवा दल सम्मान मिल चुका है, परम विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है और 2024 में ये पद्मश्री में भी सम्मिलित हो चुके हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन किया जाएगा ये दुबई में किया जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन देखिए होने वाला क्या है, दुबई में लगभग सभी लोग इकट्ठा होंगे और एक शिखर सम्मेलन होगा जहां पर भविष्य की सरकारों को क्या आकार देना चाहिए, एक वैश्विक रूप से क्या उद्देश्य होने चाहिए, इन सब चीजों पर बात करेगी। और दुनिया भर की 25 से अधिक गवर्नमेंट यहाँ पर इकट्ठा होंगे। लेकिन भारत के लिए विशेष ये है क्योंकि तुर्की, भारत और कतर के जो प्रतिनिधिमंडल हैं
इनके नेतृत्व को यहाँ पर संबोधित करने का एक अवसर दिया जाएगा। साथ ही में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन, भारत के प्रधानमंत्री हैं, कतर के प्रधानमंत्री, ये सभी लोग वहां पर सम्मिलित होने वाले हैं। विश्व शिखर जो सम्मेलन है, इसमें सरकार क्या होता है कि सभी इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी जो गतिविधियां होती, जो उद्देश्य होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। दुबई की बात करी जाए तो जो इसकी जो विश्व शिखर सम्मेलन, इसकी स्थापना 2013 में संयुक्त अरब अमीरात के जो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के द्वारा स्थापना की गई थी। दुबई, जिसे संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, दुबई अमीरात की राजधानी भी है। 7 अमीरातों में सबसे अधिक आबादी वाला है। 7 अमीरात कौन से हैं? अबू धाबी है, शारजहां है, अजमान है, दुबई है, अल क्वैन है, रस अल खैमा है और फुजैरा है। हम 3 को अच्छे से जानते हैं, विशेषकर अबू धाबी, शारजाह और दुबई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, लैंड ऑफ फेस्टिवल के उपनाम से पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से। हुआ यह है कि अभी हाल ही में विविधता का एक अमृत महोत्सव का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। एक ये सांस्कृतिक समारोह है, अमृत वर्ष हमारे देश का चल ही रहा है। उसी के दरमियान पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहा है। इसमें होना क्या है, सभी जो यहाँ पे क्या कहते हैं राज्य हैं, अपने अपने कला, शिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारे हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि उत्पाद पदार्थ हैं, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसका फायदा ये होगा कि सभी अपनी संस्कृति और जो उनके उत्पाद हैं एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे, सीखेंगे भी और नए रोजगार डेवलप होंगे। यदि उपनामों की बात करी जाए, पूर्वोत्तर के राज्यों को अलग अलग उपनाम दिए गए हैं। तो असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, मेघालय को अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है, त्रिपुरा को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है, मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, हिमालयन पैराडाइज सिक्किम को कहा जाता है। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की। और मेलों की बात चल रही है, कला संस्कृति आपके सिलेबस में है। मेलों से प्रश्न हमेशा आते हैं। तो मचलेश्वर का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेला आयोजित किया जाता है ये मंडला में किया जाता है। घटनाक्रम ये हुआ है कि इस मेले का जो आयोजन था, बीच में वहाँ की जो क्या कहते हैं कलेक्ट्रेट है, वहाँ को दे दिया गया था। लेकिन हाल ही में जो हमारे यहाँ के पंचायत मंत्री हैं श्री पटेल, उन्होंने इसको वापस से इसके संचालन का जो जिम्मा है मंडला के जो जनपद है उसको दे दिया है। तो मंडला में मंचलेश्वर इसका जो मेला है इसका फिर से संचालित किया जाएगा। और ये मचलेश्वर मेला हृदय नगर पे प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से होलिका दहन तक लगभग चलता है और 100 वर्षों से अधिक समय से इसका आयोजन किया जा रहा है और जनपद मंडला जो है इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। और मेले हमारे यहाँ की जो संस्कृति रही है, हमारे मेलों की संस्कृति रही है हमारे देश में, और ये रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। और इसमें विशेषकर जो हमारे ग्रामीण या कुटीर उद्योग से जुड़े हुए रोजगार होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में आय व्यय का बहुत बड़ा एक साधन है। लोग मेला करते हैं तो लोगों की बहुत इसमें आय भी होती है। और इसमें बात करी जाए तो 25 से 30 लाख रुपए की आय हुई है, क्योंकि ये मेला जो है बहुत लंबा चलता है। अब हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम है, पंचायती राज आपके टॉपिक में भी है। जब मैं बार बार आपके सिलेबस को कोट किया करूं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड किया करें। तो जिन चीज़ों पे कोट किया जाता है विशेषकर अपना सिलेबस याद रखें। सिलेबस में जो टॉपिक आपके हैं उनको बुक्स में अपडेट कर लिया करें, क्योंकि एग्जाम के 3 महीने पहले आपकी बुक आ जाती है। इसके बाद आपकी कोई भी बुक में ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी अपडेट नहीं होती। ये केवल एग्जाम गुरुजी के नोट्स की बात नहीं हो रही, मार्केट में भी जो बुक होती हैं कोई इतना बारीकी से आपको हर 15 दिन में अपडेट करके नहीं उपलब्ध कराएगा। पेपर आपके 15 से 20 दिन पहले बनते हैं, वहीं पे प्रश्न टकरा जाएगा और आप गलत करके आ जाएंगे। तो पंचायती राज आपके सिलेबस में है। तो पंचायती राज जो ग्राम स्वराज अधिनियम है 1993, इसकी धारा है 58। इसके पेशा नियम जो हमारे यहाँ आया है उसमें अब ऐसा किया गया है कि अब जो है ऐसे मेलों का जो संचालन का रख रखाव है, जो संपूर्ण दायित्व होगा उस जनपद पंचायत को दिया जाएगा। तो पेशा एक्ट में यही मजबूत किया गया है, जो हमारे यहाँ की जनजातियां हैं या ग्राम पंचायतें हैं उनको मजबूत किया गया है। तो अब संचालन का पूरा दायित्व उस ग्राम जनपद को दिया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर क्रांति सूर्य टांटा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जो रखी है ये खरगोन में रखी है। हमारे यहाँ से पहले ही जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर था? अमरकंटक में था। तो ये टांटा मामा के नाम से टांटा भील विश्वविद्यालय खरगोन में स्थापित किया जा रहा है। इसमें 5 जिलों के 83 महाविद्यालय इसमें काम करेंगे, मतलब सॉरी जुड़ेंगे साथ में। और ये जो है विशेष कर जो जनजाति क्या कहते हैं बहुल जिले हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें अलग से कोर्सेज भी आएंगे इनको लेकर के, लगभग 170 करोड़ रुपए की इसमें लागत आने वाली है। और इसमें बात करी जाए तो आपका खरगोन से लगे हुए जो खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर जिले हैं, यहाँ से लगे हुए जितने भी महाविद्यालय हैं वो इससे संबद्ध रहेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़े तो आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए कितने रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं? तो आपसे लाडली बहना का पैसा पहले पूछा जा चुका है, तो आहार अनुदान आपसे पूछ लिया जाए तो घबराना नहीं है। 1500 रुपए की राशि इसमें दी जाती है, ये ध्यान में रखना है। हुआ यह है कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वहां पर लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना की मासिक किस्त का क्या किया है? वितरण किया है। ये जो राशि दी जाती है 1500 रुपए की, ये आहार अनुदान योजना के अंतर्गत किस चीज के लिए दी जाती है? पौष्टिक आहार के लिए दी जाती है। किसको दी जाती है? विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को दी जाती है। इस चीज को ध्यान रखना, पौष्टिक आहार विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं। किस विभाग के द्वारा आता है? ये जनजाति कार्य विभाग के द्वारा आता है। कभी भी पूछा जाए ये योजना कब चालू हुई थी, आहार अनुदान योजना, तो 23 दिसंबर 2017 को योजना शुरू हुई थी। शुरुआत में इसमें 1000 रुपए दिए जाते थे, वर्तमान में 1500 रुपए दिए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, भारिया एवं शहरिया जनजाति। 3 जनजातियां जो हैं हमारे यहाँ पीवीजीटी में आती हैं। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन गलत करके मत आ जाना किसी भी तरीके से। चौथी 5वीं बार इस महीने में मैं बता रहा हूँ। पीवीजीटी में एमपी और सीजी को मिला करके, एमपी और छत्तीसगढ़ को मिला करके 7 जनजातियों को क्या किया गया है? सेलेक्ट किया गया है, जिनमें से मध्य प्रदेश की ये 3 जनजातियां बैगा, भारिया और शहरिया इसमें सम्मिलित है। क्योंकि 1975 में जब ये बनाई गई थी लिस्ट, तो उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या थे? एक थे। उसके बाद जब अलग हुए तो ये जनजातियां हमारे क्षेत्र में आ गई, बाकी की जो बची जनजातियां वो चली गई छत्तीसगढ़ में। इसलिए मध्य प्रदेश की ये 3 जनजातियां इसमें हैं। आगे की तरफ यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए एमपी सीजी का तो 7 लगाना है, एमपी का पूछेगा तो 3 लगाना है। तलबड़ा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये जो निर्माण किया जा रहा है ये माही नदी पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वहां पर उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। धार और रतलाम के लगभग 1000 गांव को पेयजल की आपूर्ति होगी इसमें। साथ में बहुत सारे कार्यक्रम इसमें हुए थे और इसमें बहुत सारी पंचायतों को भी डेवलपमेंट के वो दिए गए हैं। पिछले दिनों हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मुबारक खत्री अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी के आंसर आए थे। आशीष जामरा का आया था, पूजा तिवारी का आया था, आदित्य पटेल का आया था और साथ में राहुल सिंह का आया था। ठीक है, आंसर आप सभी के बिल्कुल सही थे। बाघ प्रिंट कला सभी ने बोला था। और ये जो है मुबारक खत्री मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव, और ये विरासत में इनके फादर भी इसी प्रिंट कला से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। दिल्ली के लाल किला में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जहां पर इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करी थी, प्रदेश का नाम बढ़ाया था। बाघ प्रिंट कला के लिए पूरा खत्री परिवार ही प्रसिद्ध है और धार की ये प्रिंट कला है दुनिया में प्रसिद्ध है। और इसका नाम जो पड़ा है बाघ नदी के कारण पड़ा है। और बात करी जाए तो इनके फादर है मोहम्मद यूसुफ खत्री, इस्माइल सुलेमान खत्री, अब्दुल कादिर खत्री, सभी लोग हैं। और ओडीओपी में इसको सम्मिलित किया है, साथ ही में जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा बात करी जाए तो इनको अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 से सम्मान किया है। राहुल सिंह ने जानकारी दी थी। 22 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 के सम्मान समारोह में इनको मास्टर ऑफ आर्टिसन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। और ये अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बताई है, ये हमें ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा 2017 में इन्हें राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से दिया गया, अदिति के द्वारा ये जानकारी दी गई है। साथ ही में सुलेमान खत्री को बाघ प्रिंट का जनक कहा जाता है, ये पूजा तिवारी ने बात बताई। देखिए, सभी लोगों के यदि उत्तर सम्मिलित किए जाए तो सभी से कोई न कोई एक विशेष जानकारी हमें मिल रही है। एक प्रश्न था मुबारक खत्री किस कला के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ हमने कला पूछी थी और आप सभी ने इनके बारे में कितनी सारी जानकारी दे दी। लगभग 10 फैक्ट्स हमें यहाँ से मालूम हो जाते हैं।
अब आज के बाद कभी भी मुबारक खत्री से कोई भी जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो मैं आशा करता हूं आप गलती नहीं करेंगे। इसीलिए ये प्रश्न दिए जाते हैं क्योंकि सभी के पास कोई ना कोई एक विशेष जानकारी होती है और हम एक दूसरे से जब हमारी एक परंपरा रही, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है कि हमें क्या बोलते हैं, विद्या का क्या होना चाहिए, दान करना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके दान करना चाहिए। उसका लाभ हमें यही मिलता है कि हम एक दूसरे से क्या होता है, विनम्रता से सीखते हैं। जब तक हम, हो सकता है हमारे अंदर हम छिपा के रखे हो जानकारी गलत हो, लेकिन सामने वाला वो जानकारी सही कर दे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ कितना बड़ा दर्शन था उसके पीछे, तो वो दर्शन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। और आज सभी के लिए आपका आज का प्रश्न, निम्न में से कौन विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे? श्री श्याम सुंदर श्याम, श्री वीवी सरवटे, श्री आचार्य पटवर्धन या लीलाधर जोशी? इनमें से जो भी थे उनके बारे में 4 से 5 बातें आप व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं या विंध्य प्रदेश से गठन से जुड़ी हुई बात कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहा है। तो 4 से 5 बातें आप सभी को बतानी है। जानकारी इसमें मैं आपकी चेक करूंगा, यदि फैक्ट्स गलत होंगे तो उनको मैं सुधारूंगा। करंट अफेयर पसंद आता है तो उसको शेयर करना नहीं भूलना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड कर लेनी है। प्री 2024 की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, आप वहां पे डाउनलोड कर लेंगे। जल्दी इसके बारे में और जानकारी मैं आपको दे दूंगा। शेड्यूल लेकिन डाल दिया है टेलीग्राम में, आप उसको देख लेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।